हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम बीए पार्ट सेकंड का भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन पर डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके उद्देश्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जागृति के कारण को हमने देख लिया था। प्रारंभ कर दिया था हमने कांग्रेस की, एक तरह से कहें हम कांग्रेस का विकास क्रम, या कहें कि कांग्रेस की घटनाक्रम, कांग्रेस का स्थापना से और बाद तक की जो घटनाक्रम हुआ है, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, किस तरीके से उसमें परिवर्तन हुए हैं, इस चीज़ को डिस्कस करते हुए हम राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा था हमने, बांटते हैं। प्रथम चरण, जिसको हम कांग्रेस का शैशवकाल कहते हैं, उदारवादी युग कहते हैं। दूसरा चरण वो है जो उग्रवाद के नज़दीक चला जाता है, जो उदारवादी विचारधारा से कांग्रेस का विश्वास उठ जाता है और वो क्रांतिकारी साधनों पे विश्वास करने लगती है। और तीसरा युग हम गांधी युग को मानते हैं, जब समस्त राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या समस्त राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु महात्मा गांधी होते हैं। तो इस तरह से हम इन युगों को सुधारवादी युग या उदारवादी युग, दूसरा उग्रवादी युग के नाम से जानते हैं, और तीसरा गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और 1885 से 1905 तक का जो काल है कांग्रेस का, उसको हम उदारवादी या सुधारवादी युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस पर पूर्णतः उदारवादियों या नरम दलीय राष्ट्रवादियों का प्रभाव था। उदारवादियों के कुछ सिद्धांत थे, उन्हें उदारवादी क्यों कहते हैं, इसी को हम डिस्कस करेंगे। क्या उनके सिद्धांत थे, क्या वो मानते थे, क्या उनके विचार थे, तो अंग्रेज़ों के प्रति किस प्रकार की उनकी सोच थी। तो उदारवादियों के विचार की जब हम बात करें, तो पहला बिंदु तो ये है कि उदारवादी जो नेता थे वो ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे, उनके राजभक्त थे, अर्थात वो ब्रिटिश शासन को बुरा नहीं मानते थे। उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, जिसमें इसमें क्यों था, क्योंकि इसमें अधिकांश उच्च कुलों के थे। जो उदारवादी नेता थे वो उच्च कुलीन थे और अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। वे उदारवादी या वैधानिक उपायों में ही विश्वास करते थे और बहिष्कार या सरकार के असहयोग तथा क्रांतिकारी विचारों के वो विरोधी थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, ये ऐसे उदारवादी विचारक थे, उदारवादी क्रांतिकारी थे या उदारवादी कांग्रेसी नेता थे, जो उच्च शिक्षित वर्ग के थे, और उनके हृदय में ब्रिटिश शासन के लिए कृतज्ञता की भावना थी, जिसने भारत में, क्योंकि वो कैसा मानते थे कि ब्रिटिश शासन ने भारत में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना की है तथा राजनीतिक एकता कायम की है। भाई ये बात तो सच है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, भारत कोई एक राजनीतिक एकता यहाँ पे नहीं थी। तो उदारवादियों का भी ये मत है कि अंग्रेज़ों ने समस्त भारत में एक राजनीतिक एकता कायम की है और एक व्यवस्था कायम की है, क्योंकि वो उच्च कोटि के देशभक्त थे, परंतु उनके विचार के अनुसार ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग की ओर अग्रसर किया है, ऐसा वो मानते थे। इसके साथ ही क्या है कि समानता, स्वतंत्रता, है ना, जनवाद इत्यादि के प्रति जो प्रेम की भावना है, या इस तरह के जो मूल्य हैं, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, समानता और स्वतंत्रता के जो मूल्य हैं, आदर्शवाद है, तर्कवाद है, शिक्षा, आवागमन के साधन, तो ये इस तरह की चीज़ें थी जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। और राष्ट्रीय चेतना के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ, या राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो उदारवादियों का ये मत है कि जिस प्रकार समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या तर्कवाद और आदर्शवाद तथा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना का जो जन्म होता है, उससे समस्त राष्ट्र को
एक सूत्र में बांधने का काम किया। इस विचारधारा ने, इन मूल्यों ने, इस तरह की शिक्षा पद्धति ने, इस तरह के प्रशासन ने समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। तो कांग्रेस के प्रारंभिक काल की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रारंभिक जो कार्यकर्ता थे वो राजभक्त थे और राजनीतिक जागृति के लिए अपने आप को अंग्रेज़ों के मतलब एहसान मानते थे कि अंग्रेज ने यहाँ आकर हमारे देश को व्यवस्था दी है, शांति दी है, समानता दी है, स्वतंत्रता दी है, या जिसके परिणाम स्वरूप या फिर हमें इन विचारधाराओं को जानने का मौका मिला है। तो इस चीज़ के लिए वो अंग्रेज़ों के प्रशंसक भी थे, राजभक्त भी थे और अंग्रेज़ों का एक तरह से कृतज्ञ थे अंग्रेज़ों के प्रति कि उन्होंने भारत को एक देश बनाया है, एक राजनीतिक व्यवस्था में पिरोया है। तो इस तरह से उदारवादी जो विचारधारा है, उदारवादी जो विचारक हैं, उदारवादी जो राष्ट्रवादी हैं, हमारे प्रारंभिक कांग्रेस के जो नेता हैं वो ब्रिटिश शासन के प्रशंसक भी थे और राजभक्त भी थे। दूसरा पॉइंट ये है कि अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में उनका विश्वास था। उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता में बहुत ज़्यादा विश्वास था और उनकी दृढ़ धारणा थी ऐसी कि ब्रिटिश जाति इतनी सच्ची और ईमानदार है कि यदि उसे भारतीय समस्याओं का सही ज्ञान हो तो वह सच्चाई से नहीं हटेगी और उससे की गई अपील कभी भी निष्फल नहीं होगी। मतलब इतना विश्वास था उनको अंग्रेज़ों पर। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो ये कहा कि इंग्लैंड हमारा मार्गदर्शक है, अंग्रेज़ों के न्याय, बुद्धि और दया भावना में हमारा पूर्ण विश्वास है। संसार की इस महानतम प्रतिनिधि सभा, जिसको संसदों की जननी कहते हैं अपन, ब्रिटिश लोकसभा के लिए हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है ना। महानतम प्रतिनिधि सभा, संसदों की जननी, ब्रिटिश संसद को हम संसदों की जननी बोलते हैं। जहाँ कहीं अंग्रेज़ों ने अपना झंडा फहराया है और अपनी सरकार का निर्माण किया है, उन्होंने उनका निर्माण प्रतिनिध्यात्मक आदर्श पर ही किया है। ऐसा सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कहना था कि इंग्लैंड ही हमारा मार्गदर्शक है। मतलब वो देश अपने आप को, हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि उनका मान्यता थी कि हम खुशनसीब हैं कि हमें अंग्रेज़ों का शासन मिला। इसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा करें कि हम अंग्रेज़ों के या दृढ़ राजभक्त हैं, है ना। और इसी प्रकार कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में, तो अध्यक्ष पद से रहीमतुल्ला सयानी ने घोषणा की थी कि अंग्रेज़ों से बढ़कर सच्चरित्र और सच्ची कौम इस सूर्य के प्रकाश के नीचे कहीं नहीं बसती। दादा भाई नौरोजी ने भी बोला था कि यद्यपि जान बुल तनिक मंद बुद्धि हैं, परंतु यदि एक बार उसे कोई बात सुझा दी जाए कि वह अच्छी और उचित है तो आप उसको कार्य रूप में परिणत किए जाने के प्रति विश्वस्त हो सकते हैं। अर्थात इन कोटेशन से, इन कहावतों से हमें ये तो पता चलता है कि उदारवादी नेता अंग्रेज़ों के प्रति कितना विश्वास रखते थे, कितनी राजभक्ति रखते थे और कितना उनको योग्य मानते थे। तो उनकी इस उक्ति से अंग्रेज़ों के प्रति उदारवादी नेताओं का अटूट विश्वास झलकता भी है। सर फिरोज शाह मेहता का भी यही विश्वास था कि इसी प्रकार कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष सर टी माधोराव ने कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च शिखर और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है ना। तो ये सारी कोटेशन हमें ये बताती हैं या ये स्पष्ट करती हैं कि उदारवादी नेताओं के हृदय में अंग्रेज़ों के प्रति सद्भावना थी और वे ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में कितना विश्वास रखते थे। तो नेक्स्ट उनके विचार था कि वो अंग्रेज़ों की विधि में विश्वास रखते थे, या फिर अपन कहें कि वैधानिक विधि में उनका विश्वास था। अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास तो रखते ही थे, तो अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास रखने के कारण नरमदलीय राष्ट्रवादी जो थे वो वैधानिक मार्ग में पूर्ण विश्वास करते थे। वैधानिक मतलब कानूनी तरीकों में उनका विश्वास था और सरकार के साथ संघर्ष से बचना चाहते थे। उन्होंने उन योजनाओं को कभी स्वीकार नहीं किया,
अपितु उनका बहिष्कार ही किया था जिनमें उनको तनिक भी सरकार से असंतुष्ट होने की शंका थी। अर्थात उन्होंने कभी भी सरकार के प्रति असहमति नहीं जताई थी। उन्होंने हिंसा को तिलांजलि दे दी थी और प्रार्थना सभाओं, प्रार्थना पत्रों, प्रदर्शनों, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी न्याययुक्त मांगों को मानने का आग्रह किया था। बहुत से विद्वानों का तो ये भी कहना है कि इस समय कांग्रेस की नीति प्रार्थना करने की थी, अपनी मांगों के लिए लड़ने की नहीं थी। तो इस मार्ग को कुछ लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का मार्ग भी कहा है। चूँकि अंग्रेजों को न्यायप्रियता में विश्वास था, उदारवादियों को न्यायप्रियता में विश्वास था और वैधानिक साधनों में विश्वास था, और वो अंग्रेजों से जिन सुधारों की एक तरह से पेशकश की उन्होंने, तो वो प्रार्थनाओं या प्रार्थना पत्रों या स्मरण पत्रों द्वारा की गई थी। और इसीलिए कुछ जो हम जिनको क्रांतिकारी कहें या उग्रवादी नेता कहें आगे जाके, जिनका इन तरह के साधनों में या वैधानिक साधनों में विश्वास नहीं था, उन्होंने उदारवादियों की इस नीति को भिक्षांदेही की नीति से भी संबोधित किया था। तो नरमदलीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी मार्ग से सफलता प्राप्ति को संदिग्ध समझते थे और अपने अधिकारों की याचना सरकार से बड़े नम्र शब्दों में करते थे। यद्यपि स्वशासन ही उनका सैद्धांतिक लक्ष्य था। देखिए, यहाँ तक अभी तक स्वराज्य लक्ष्य नहीं आया है। उदारवादियों का जो प्रमुख लक्ष्य था अंग्रेजों से, वो क्या चाहते थे? वो स्वशासन चाहते थे। परंतु स्वशासन का अर्थ ब्रिटिश शासन से पृथक स्वशासन नहीं था, अपितु प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रयत्न करना था। स्वशासन वो चाहते थे, प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं में वो भारतीयों का स्थान चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों से पृथक होने की यहाँ भी उनमें कोई भावना नहीं थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कहना था कि स्वशासन प्रकृति की देन है और ईश्वरीय इच्छा है, तो प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक होना चाहिए और ऐसा प्रकृति का सार्वभौम शाश्वत लेख है। इसी संदर्भ में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कहा था कि यद्यपि अब तक हमको हमारे प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली है, फिर भी हमें सरकार के पास फिर जाना चाहिए और उनसे अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब भाषण दिया था, तो उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि शांति प्रिय विधि ही इंग्लैंड के राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक इतिहास का जीवन और आत्मा है। इसलिए हमें भी उस सभ्य, शांति प्रिय, नैतिक शक्ति रूपी अस्त्र का प्रयोग में लाना चाहिए। अर्थात ना केवल वो अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, ना केवल वो अंग्रेज़ों को एक सर्वोच्च या नैतिक या इंटेलिजेंट कौम मानते थे, बल्कि पूरी तरह से उनके प्रति वैधानिक साधनों में भी उदारवादियों का विश्वास था। इसी संदर्भ में और उदारवादियों की क्या विचार थे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।